अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? मैम अल्लाह का शुक्र, हम ठीक। आप सुनाएं मैम, आपकी सिस्टर की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बेहतर है काफ़ी। चलिए अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। बस दुआएं जारी रखिएगा, जी जी मैम, इंशाल्लाह ज़रूर। आपको अजर दे इसका। स्टूडेंट, लास्ट टाइम आपने ये प्रूव किया था कि आर एन जो यूक्लिडियन स्पेस है ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द स्पेस सी दैट इज सेट ऑफ स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कंप्लीट। इसको कंप्लीट प्रूफ करने के लिए हम बिल्कुल उसी तरह से ही सी यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से एक कॉची सीक्वेंस लेंगे और फिर प्रूफ करेंगे ये कॉची सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करती है, क्योंकि हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है ना, तो ये कन्वर्ज तो करेगी किसी ना किसी पॉइंट को, तो जिस पॉइंट को भी ये कन्वर्ज करती है वो भी बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। सो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो एक आर्बिट्ररी सीक्वेंसली लेट जी एम बी कॉची सीक्वेंस इन सी। जी एम सी में कॉची सीक्वेंस है तो जाहिर सी बात है ये सारी जी एम जो है वो एक्स एम प्लस आयोटा वाई एम टाइप की है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होंगे इस सीक्वेंस में सारे। देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 by definition of Cauchy sequence, for any epsilon greater than 0 there must exist a natural number n naught which definitely depend upon epsilon will belongs to n such that for all mn greater then n naught greater than equal to भी होता है, greater than equal to n naught d gm gn less than epsilon, ठीक है, that is gm minus gn mod less than epsilon। मॉड वाली डी ही यूज हो जाएगी सी पे, क्योंकि सी में आपने जो इसकी मीट्रिक पढ़ी थी वो यही थी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस की का मॉड। तो अब इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अगर ये देखें जी एम माइनस जी एन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर माइनस करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सपोज जी एम अगर है इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एम वाई एम या एक्स एम प्लस आयोटा वाई एम, जी एन है एक्स एम प्लस आयोटा वाई एन, इनको माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स एन प्लस आयोटा वाई एम माइनस वाई एन, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब उसका मॉड लेंगे तो इसका मतलब उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। बट देन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट एक्स एम माइनस एक्स एन मॉड लेस देन होता है या इक्वल भी हो सकता है जी एम माइनस जी एन मॉड के, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मॉड है उससे लेस देन इक्वल टू होगा इसका जो रियल पार्ट का मॉड है। क्या ख्याल है? जी मैम। क्योंकि वो होता है ना रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ रियल पार्ट का स्क्वायर है तो या मॉड है या स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा सारा, तो ये उससे लेस होगा और दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ये ऊपर वाली डेफिनेशन है हमें पता। सो दिस मीन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट के लिए, हैंस
वाई एक्स एम, अच्छा यहाँ से हमें चूंकि अंदाजा हो रहा है कि एक्स एम माइनस एक्स एन मॉड लेस देन है एप्सिलॉन के, वाई एम माइनस वाई एन लेस देन है एप्सिलॉन के, ठीक है। तो इससे अंदाजा हुआ कि फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट एक्स, ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं कॉची सीक्वेंस की जो कंडीशंस हैं, हेंस एक्स एम एंड वाई एम आर कॉची सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो भी रियल नंबर होता है, रियल पार्ट में भी जो रियल पार्ट है वो रियल नंबर्स है, दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों रियल नंबर्स की आपके पास दो वो आ गई सीक्वेंसेस आ गई जो कि कॉची सीक्वेंस हैं। अब चूंकि ये रियल नंबर्स में कॉची सीक्वेंस है और सिंस आर इज कंप्लीट, आर का कंप्लीट होना मैंने आपको कहा था कि आप जो रियल एनालिसिस में आपने आर की कंप्लीटनेस पढ़ी है वो भी काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि आप वहाँ आर को तो कंप्लीट प्रूफ कर चुके हैं, बाकी स्पेसेस में हम इसको यूज़ करते हुए प्रूफ कर रहे हैं कि ये कंप्लीट है। नाउ सिंस आर इज कंप्लीट, these sequences converges to x and y in R. These sequences converges to x and y in R. तो लाजमी बात है आर कंप्लीट है तो दो आपके पास लाजमी आर में रियल नंबर्स एक्स और वाई ऐसे होंगे सच दैट एक्स एम कन्वर्जेस टू एक्स एंड वाई एम कन्वर्जेस टू वाई रिस्पेक्टिवली। चूंकि एक्स और वाई भी रियल नंबर हैं, इनकी हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा एक्स प्लस आयोटा वाई, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जी, ठीक है। तो अब जो है हमने ये प्रूफ करना है कि वो जो कॉची सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपने ली थी ना जी एम, वो इन दोनों की मदद से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है एक्स प्लस आयोटा वाई बनेगा, ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, तो इनकी हेल्प से जो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, वो सीक्वेंस इसको कन्वर्ज करती है, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पज पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये तो डेफिनेट है कि हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट एक्स और वाई आएंगे, लिहाजा हमने एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर इनकी हेल्प से बनाया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और डेफिनेटली देन z बिलोंग्स टू z, वी शो दैट zm अप्रोचेस टू z इन c, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि ये z को अप्रोच कर रहा है, z तो ऑलरेडी c का ही एलिमेंट है, लेकिन हम ये प्रूव करेंगे इसको कर रहा है। नाउ सिंस xm अप्रोचेस x, ym अप्रोचेस y, for any epsilon greater than 0 there exist natural numbers m1 and m2 such that क्या, अब देखिए एक्स एम एक्स को अप्रोच कर रहा है, वाई एम वाई को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब जो डेफिनेशन आपने लिमिट की पढ़ी है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आपने यही पढ़ी है ना कि सीक्वेंस जो है वो जिस पॉइंट को भी कन्वर्ज करती है, क्या होता है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m1 such that for all m greater equal to m1 implies that greater equal to है, ठीक है, implies that x m minus x mod less than epsilon होता है। तो यहाँ हमने एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2 लिखा है एक पर्पस के लिए, वरना आप इसको कुछ भी एप्सिलॉन 1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और चूंकि रियल नंबर ही होता है तो आप जो भी लिख सकते हैं। इसी तरह से वाई एम चूँकि वाई को अप्रोच कर रहे हैं, सो उस चूँकि ये यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इसके लिए भी एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर m2 होगा सच दैट फॉर ऑल m ग्रेटर इक्वल टू m2, इक्वल टू आप लगा लीजिएगा, इम्प्लाइज दैट वाई एम माइनस वाई मॉड लेस देन एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। हैंस फॉर अच्छा ये दो नेचुरल नंबर्स हैं m1 और m2, इन दोनों में से कोई एक तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई एक मैक्सिमम है। सपोज कर लिया m नॉट डैश लिख दिया, इसको ज़रूरी नहीं आप m नॉट डैश लिखें, आप दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। मसलन कोई कह दे m2 मैक्सिमम है, कोई कह सकते हैं m1 मैक्सिमम है, तो आप उसको जस्ट m1 को या m2 को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई 10-15 नंबर तो है नहीं कि जिनमें से कोई एक मैक्सिमम होगा और आप उसको डिफरेंट नाम दें, ठीक है, दो हैं दोनों में से कोई एक मैक्सिमम होगा तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी सपोज मैक्सिमम है उसके लिए भी ये होगा कि m ग्रेटर इक्वल टू m नॉट डैश, इस वक्त m नॉट डैश लिखा हुआ, तो इम्प्लाइज डैट जी एम माइनस जी एन मॉड इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स, क्यों ये होगा ना, चूंकि ये आप देख रहे हैं जहाँ के एक्स एम माइनस एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर रूट 2 है, वाई एम माइनस वाई मॉड लेस देन है एप्सिलॉन ओवर 2, ठीक है। तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, क्या आ जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स मॉड लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 2, ये आ जाएगा ना।
इसी तरह से ये सेकंड का आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर लेने से आपके पास ये क्या आ जाएगा असल में, एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 2 मीन एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो लेस देन एप्सिलॉन, ठीक हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो है इस वजह से ये जो एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2 लिया था, ठीक है, और कोई बात नहीं है, यानी आप कुछ भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन 1 लिख लें, अगर इसको एप्सिलॉन 2 लिख लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, और उसके रिस्पेक्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर लेस देन किसी ना किसी रियल नंबर के तो होगा ही, क्योंकि ये भी रियल नंबर है और वो भी रियल नंबर है, तो कोई ना कोई रियल नंबर यहाँ एप्सिलॉन आपको मिल जाएगा। सो दस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी एन इज इक्वल टू जी, तो जो शुरू में सीक्वेंस ली थी जी एन, अब वो किसको कन्वर्ज कर रही है, z को, z ऑलरेडी c का ही एलिमेंट है, लिहाजा जो क्या हम कह सकते हैं कि c इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। दोबारा देखिए, zm कॉची सीक्वेंस ली c में से, चूंकि कॉची सीक्वेंस है डेफिनेशन अप्लाई कर दी, इसी डेफिनेशन से दो डेफिनेशंस रियल नंबर्स की मिल गई कॉची सीक्वेंसेस की आर में, आर के कंप्लीट होने की वजह से हमने कहा दो पॉइंट एक्स आर में ज़रूर ऐसे मौजूद है जिनको ये दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं, सपोज दीज आर एक्स एंड वाई। इनकी हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, प्रूफ करेंगे कि जो कॉची सीक्वेंस सी में से ली है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज करने के लिए चूंकि ये दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस थी, एक्स एम अप्रोच एक्स को कर रही वाई एम, तो इसके लिए उनकी डेफिनेशन अप्लाई हो गई कन्वर्जेंस सीक्वेंस की। उसकी हेल्प से ही हमने ये जो कन्वर्जेंस किसकी ली, जी एम की, ठीक है। क्योंकि कॉची सीक्वेंस है कन्वर्जेंट तो है ही, लेकिन हम देखते हैं क्या ये जी को ही कन्वर्ज कर रही है, तो उसके लिए क्या किया, जी एम माइनस जी मॉड फाइंड आउट किया, चूंकि ये लेस देन हो गया एप्सिलॉन के, फॉर ऑल एम ग्रेटर इक्वल टू एम नॉट डैश, दस लिमिट n लिखा है, आप m भी लिख सकते हैं क्योंकि थ्रू आउट m यूज कर रहे हैं, तो m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी gm इज इक्वल टू z, जरूरी नहीं है m ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, n जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन c, hence c इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्पेस एल इन्फिनिटी ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस रियल और कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीट। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इस ये जो है बाउंडेड सीक्वेंसेस की स्पेस है, या रियल बाउंडेड सीक्वेंस है या कॉम्प्लेक्स बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, ये मैट्रिक्स स्पेस होती है। अब इसकी कंप्लीटनेस के लिए यहाँ पर कॉची सीक्वेंस लिया है, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई होगी, डी यहाँ पर ज़ाहरा जो एल इन्फिनिटी में डी सुप्रीमो वाली होती है वो यूज़ की गई, उसकी हेल्प से रियल लाइन पे, और जो चूंकि ये रियल सीक्वेंस है या कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, अगर रियल सीक्वेंस है तो आर कंप्लीट ऑलरेडी हम जानते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, कॉम्प्लेक्स के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में आपने प्रूव कर दिया कि वो भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होती है, तो दोनों सूरतों में, दोनों चूंकि कंप्लीट हैं, दोनों केसेस में आप कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस बनेगी ये कंप्लीट है। इसका कंप्लीटनेस होना यूज करते हुए एल इन्फिनिटी को यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ किया हुआ है, ये आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक एक्चुअली थ्योरम यूज होता है, उसकी हेल्प से इसको प्रूव किया हुआ है। ये है स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का। स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस जो है इसको आमतौर पर सी से डिनोट किया जाता है, और चूंकि हम जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, लिहाजा ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की स्पेस सी है ये सबसेट होगी एल इन्फिनिटी का, ठीक है, क्योंकि वो स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस है। तो ऊपर सबसे ऊपर एक थ्योरम लिखा है, अ सबस्पेस एस ऑफ स्टूडेंट बस लिखते हुए थोड़ी मिस्टेक हुई है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं लिखा गया, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अ सबस्पेस एस ऑफ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ एस इज क्लोज्ड इन एक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स स्पेस का एक थ्योरम है, क्या कि किसी भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के किसी भी अगर सबसेट को आपने चेक करना है ये क्या ये भी कंप्लीट है या नहीं, तो ये चेक कर लें, काफ़ी है कि वो आया वो क्लोज्ड है कि नहीं, क्योंकि अगर वो क्लोज्ड होगा तो वो लाजमी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और अगर वो कंप्लीट है तो वो फिर उसको वो क्लोज्ड भी लाजमी होगा। अब क्लोज्ड क्या होता है, ऑलरेडी आप टोपोलॉजी में भी ये चीज़ पढ़ चुके होंगे कि क्लोज्ड सेट जो होता है वो कैसा सेट होता है, अ सेट इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट अगर सारे के सारे उसके अंदर हैं तो वो क्लोज्ड है, अगर ऐसा नहीं है तो वो क्लोज्ड नहीं होता। जैसा कि अभी आप पिछले दिनों भी एक सेट के बारे में पढ़ चुके हैं,
बड़ा सिंपल सा 0 1 वाला, 0 से ओपन कर दें। ये ऐसा सेट है कि जहाँ 0 इसका लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन ये 0 इस सेट को बिलोंग नहीं करता, तो ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, जब भी कोई सेट क्लोज्ड हो तो इसके सारे लिमिट पॉइंट उसी को ही बिलोंग करते हैं। इसका मतलब होता है जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उसके अगेंस्ट पीछे कोई ना कोई सीक्वेंस लाजमी जनरेट की जा सकती होती है जो उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करती है। ठीक है, यानी वो लिमिट पॉइंट जो है वो उस सीक्वेंस का लिमिट होता है असल में। तो वो लिमिट है और एक सीक्वेंस लाजमी वो एग्जिस्ट करती होती है जिसको वो अप्रोच करता है। तो ये बेसिक थोड़ा से आइडिया है जो इसमें हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए एल इन्फिनिटी इस वक्त मेन स्पेस है। सी सेट ऑफ स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, रियल हो या कॉम्प्लेक्स जो भी, ये उसकी सब स्पेस है। इस सब स्पेस को प्रूफ करना है कि ये कंप्लीट है, तो ये प्रूफ करेंगे कि ये क्लोज्ड है बाय यूजिंग अबव थ्योरम, देन वी कैन से दैट इट इज कंप्लीट। अगर हम इसको क्लोज प्रूफ कर दें तो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, क्लोज्ड प्रूफ करना है, जैसे मैंने अभी कहा अ सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब कि सी को प्रूफ करना है हमने कि ये क्लोज्ड है। हमें पता नहीं है अभी कि ये क्लोज्ड है या नहीं। इट मीन हम क्या करेंगे, इसका एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट जो है वो इसी स्पेस का है। इसका जो लिमिट पॉइंट है वो इसी को बिलोंग कर रहा है। जब इसी को बिलोंग करेगा तो फिर ये क्लोज, चूंकि आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब हर लिमिट पॉइंट इसको ही बिलोंग करेगा। इसका हर लिमिट पॉइंट इसी को बिलोंग करेगा, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक हो गया, ये क्लोज होने की वजह से फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? तो इसके लिए एक लिमिट पॉइंट लिया, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ऑफ सी, स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। देन x बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी, चूंकि x लिमिट पॉइंट है c का। अभी हमें नहीं पता ये c को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो कंफर्म है ये एल इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है। क्या ख्याल है? जैसे 0 1 क्लोज इंटरवल है ना आपके पास, 0 से 1, 0 से ओपन है। अब 0 इस सेट का जो 0 से ओपन है, 1 से क्लोज है, इस सेट का 0 लिमिट पॉइंट है। 0 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन ये मेन जिसकी ये सबसेट है उसको तो बिलोंग कर रहा है ना, जैसे आर को तो बिलोंग कर रहा है ना वो। जी मैम बिल्कुल। ठीक हो गया ना ये कॉन्सेप्ट उस तरह से कि सी का ये भी लिमिट पॉइंट है। ठीक है, प्रूफ हमने ये करना है कि ये सी को बिलोंग कर रहा है, ये प्रूफ करना है असल में। लेकिन हमें कंफर्म ये है कि एक्स जो है वो एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है। चूंकि ये एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है, एल इन्फिनिटी के बारे में हम जानते हैं इसमें क्या स्पेसिस हैं, ये है स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। सो अगर एक्स एल इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स एक सीक्वेंस होगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स आई सीक्वेंस सच डेट एक्स आई मॉड लेस देन के फॉर सम के ग्रेटर देन 0। चूंकि ये बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं तो लाजमी एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि ये जो एक्स आई मॉड है ये लेस देन के हो जाए। ठीक है, फॉर ऑल आई। ठीक है ना? तो बाय डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट, बाय डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट देयर इज अ सीक्वेंस एक्स पी इन सी। चूंकि ऊपर सीक्वेंस को हमने एक्स आई लिखा है, इंडेक्स में आई लिखा हुआ है, इसलिए अब ये जो सीक्वेंस बनाने लगे हैं, ठीक है, इसके इसके वो पी ऊपर लिख दिया है सुपरस्क्रिप्ट में। अदरवाइज वो ऐसी बात ना हो तो आप बिल्कुल एक्स पी या एक्स एन या इस तरह कोई भी यूज कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो by definition of a limit point, there is a sequence xp in C such that limit of this sequence is equal to x. लिमिट p अप्रोचेज इन्फिनिटी, xp इक्वल टू x। क्योंकि x c का लिमिट पॉइंट है तो c के अंदर एक सीक्वेंस लाजमी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि जिसकी लिमिट जो है वो ये पॉइंट x है। ठीक है, तो ये तो जस्ट हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई की है और हमने एल इन्फिनिटी की डेफिनेशन को देखते हुए ये अंदाजा लगाया कि एक्स आई मॉड जो है वो लेस देन के है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हेंस गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट फॉर ऑल p ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट एक्स पी माइनस एक्स नॉर्म इज इक्वल टू। अच्छा, ये नॉर्म से भी आप फेमिलियर नहीं है। अब ये देख लीजिए कि नॉर्म जो है वो असल में इसका डी के साथ क्या ताल्लुक है। यस, कोई भी मीट्रिक स्पेस अगर डी है, मीट्रिक अगर डी है किसी स्पेस पर, तो डिस्टेंस या डी
ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है नॉर्म ऑफ x माइनस y। ठीक है, अभी आप इतना देख लें, जब हम नॉर्म स्पेसेस पढ़ेंगे फिर इनका भी आपस का रिलेशन पढ़ेंगे डिटेल में, प्रूफ भी करेंगे और फिर आगे से आगे बनाक स्पेसेस के लिए इसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो dxy मीन x माइनस y नॉर्म। मैम पहले तो हमने भी पढ़ा था कि वो मोड ऑफ x माइनस वाई होता है। जी बोलिए। मैंने बोला कि पहले हमने पढ़ा था जो मीट्रिक होती है वो हमारे पास x माइनस वाई का मोड होता है, तो मैम ये नॉर्म कैसे बन गई? नॉर्म जो होता है ना, नॉर्म भी लेंथ ही फाइंड आउट करती है। ठीक है, अगर Yes, आप रियल में हो ना, अगर आपके पास मैट्रिक्स पे सिर्फ रियल हो तो फिर तो dxy का मतलब होता है x माइनस वाई मॉड। ठीक है ना, अभी मैट्रिक्स स्पेसेस आप कई तरह की पढ़ चुके हैं जिसमें वो डिफरेंट टाइप की स्पेसेस होती है ना, उनके ऊपर जो डी है वो भी डिफरेंट है, हर दफा मॉड तो नहीं यूज होता ना। ठीक है ना, तो नॉर्म जो होता है वो असल में लेंथ डिफाइन करता है किसी भी वेक्टर की स्पेस के अंदर। ठीक है, लेंथ, वेक्टर की लेंथ को, तो अगर तो वो रियल है तो वो मॉड ही होगा। ठीक हो गया, लेकिन अगर इसके अलावा स्पेस कोई और है, जैसे एल इन्फिनिटी है, जैसे सी ए बी है, जैसे सी ए बी आपने अभी ये वाली पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए तो फिर ज़ाहिर मॉड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इसकी लेंथ के लिए फिर आप नॉर्म यूज करते हैं, और नॉर्म जो है वो डी एक्स वाई ही होता है। ठीक है, असल में ये है कि इसके अलावा जो रियल आपके पास है ना वेक्टर्स, इसके अलावा कोई और वेक्टर्स हैं तो उसकी अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये कैसे करनी है, हर एक की नॉर्म सेपरेट होती है ना, हर एक के लिए मॉड नहीं यूज कर सकते। रियल लाइन में तो जब आप आर की बात करेंगे तो एक्स नॉर्म का मतलब एक्स मॉड ही होगा, लेकिन इसके अलावा कोई स्पेस होगी तो एक्स नॉर्म का मतलब एक्स मॉड नहीं होगा। ठीक है, उसका मतलब होगा उस वेक्टर की लेंथ अंडर द डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड ऑन दैट स्पेस। समझ आ रही बात की? तो नेक्स्ट हमने नॉर्म स्पेसेस ही Yes, ma'am. चैप्टर पढ़ना है, आपको और ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी उसके। तो आप चाहें इसको यहाँ पे ये जो नॉर्म यूज किया है एक्स पी माइनस एक्स नॉर्म, आप इसको बिल्कुल ना लिखें, आप इसको ना लिखें। आप उसी तरह से जो मैंने पीछे आपको बताया, आप इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स पी एक्स। इससे तो आप फेमिलियर है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो चूंकि आपके पास एक्स पी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसकी कन्वर्जेंट पॉइंट एक्स है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट फॉर ऑल पी ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट डी एक्स पी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। यही पढ़ी ना आपने? ठीक है, तो डी एक्स पी एक्स के लिए आप चूंकि एक्स पी किसकी सीक्वेंस है, सी की, सी किसका सबसेट है, उसका एल इन्फिनिटी का, तो एल इन्फिनिटी के लिए जो मीट्रिक होगी वही इंड्यूस्ड मीट्रिक इस सबसेट के लिए हो जाएगी। ठीक है, इसकी सब मीट्रिक के लिए, तो इसकी सब मीट्रिक के लिए वही, चूंकि एल इन्फिनिटी में सुप्रीमम आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिखते हैं, यहाँ भी वही आ जाएगी, एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड, ये हो जाएगा एक्चुअली लेस देन एप्सिलॉन। तो होना क्या है, बाय चूंकि एक्स पी, यहाँ देखिए लिमिट पी अप्रोचेस इन्फिनिटी एक्स पी इक्वल टू एक्स है, इट मीन by definition of convergence sequence in metric space d between xp and x is less than epsilon, यही डेफिनेशन आपने पढ़ी है। ठीक है, तो अब चूंकि ये इस वक्त आपके पास d एल इन्फिनिटी की ही यूज करेंगे, c के लिए भी चूंकि उसकी सब स्पेस है, वही मीट्रिक सुप्रीमो वाली यूज करके वो हम कह देंगे लेस देन एप्सिलॉन। तो लेस देन एप्सिलॉन के बजाय लिख रहे हैं एप्सिलॉन बाई 2, सॉरी 3, एप्सिलॉन बाई 3। ये भी एक मकसद के लिए लिख रहे हैं, आगे जाके एंड पे वो तीनों प्लस होके एप्सिलॉन आ जाए। ठीक है, अदरवाइज आप इसको एप्सिलॉन 1 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो एप्सिलॉन बाई 3 लिख लिया। अच्छा ये देखें, ये सुप्रीमम ऑफ एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है, और सुप्रीमम किसकी है, आई वेरी कर रही है 1 से इन्फिनिटी तक। अगर इन सब की सुप्रीमम, ये देखें, ये क्या है, अगर आप गौर से देखें इनको, ये सारे चूंकि यहाँ रियल सीक्वेंसेस हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं, तो एक्स आई पी इसका मतलब या तो रियल नंबर्स हैं या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, अगर ये रियल नंबर है तो ये एक्स आई भी रियल नंबर ही होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस है तो एक्स आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और अगर ना भी हो, जरूरी नहीं है,
ठीक है। अगर ये यहाँ एक ही वक्त में एक ही चीज होगी, या कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंगे, या आप रियल सीक्वेंस लेंगे, या कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस लेंगे, दोनों सूरतों में इनका डिफरेंस जो है वो एक रियल नंबर होगा या एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हर आई के लिए। हम कह रहे हैं इनके सुप्रीमम लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब कि हर आई वन इज आई इक्वल टू 1 2 3 सोन के लिए क्या होगा, एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा सुप्रीमम की वजह से, क्योंकि सुप्रीमम लेस देन है, लिहाजा तमाम रियल नंबर्स की मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस अच्छी तरह कर चुके हैं। सुप्रीमम की वजह से हो जाता है, अगर यहाँ इन्फीमम हो तो हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इन्फीमम वाली मीट्रिक ही मीट्रिक होती नहीं है। ओके, ये अब इनइक्वालिटी 1 तक हम पहुंच गए इसकी वजह से, क्योंकि ये हर आई के लिए ये रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई करेगा। कंसीडर नाउ सीक्वेंस, चूंकि p ग्रेटर इक्वल टू n नॉट के लिए ये सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब p अगर n नॉट हो जाएगा तब भी ये सेटिस्फाई होगी इनइक्वालिटी 1। मसलन एक्स आई एन नॉट माइनस एक्स आई मॉड लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स आई एन नॉट जो है वो हो जाएगी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि इनइक्वालिटी 1 से हमें यही नजर आ रहा है ना कि ये सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो चूंकि ये सारे रियल नंबर्स की कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो n नॉट जो लीस्ट है इसके लिए भी ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगी। सो इसके लिए नाउ कंसीडर अ सीक्वेंस x n नॉट x i n नॉट, दस देन ये जो पॉइंट है x n नॉट बिलोंग करेगा c को, क्योंकि सी में सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस पड़ी हुई है ना, तो ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इनइक्वालिटी 1 से नजर आ रहा है हमें, क्योंकि डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल p ग्रेटर इक्वल टू n नॉट के लिए। सो इम्प्लाइज दैट x n नॉट बिलोंग्स टू c एंड सो इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो चूंकि हो गया तो इसका मतलब बट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी। hence for the epsilon, अच्छा ये भी एक थ्योरम है, a convergent sequence is Cauchy if and ये दोनों if and only if के साथ है। if sequence is Cauchy sequence नहीं, a sequence is Cauchy if and only if it is convergent। ठीक है, तो ये थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। hence for the epsilon already chosen there is a natural number n1 such that for all ij greater equal to n1 implies that x वो अब यहाँ पर हम कौन सी डेफिनेशन यूज करें, Cauchy सीक्वेंस की। ठीक है, तो चूंकि ये Cauchy सीक्वेंस है, ठीक है, Cauchy सीक्वेंस की वजह से फॉर ऑल आई जे ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट दिस इम्प्लाइज दैट एक्स आई एन नॉट माइनस एक्स जे एन नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा। इस वजह से हमने ये एप्सिलॉन 3 लिया था, क्योंकि ये देखें 3 टाइम एप्सिलॉन बाई 3 आ रहा है, ऊपर भी एप्सिलॉन बाई 3, यहाँ भी इक्वलिटी 1 में भी एप्सिलॉन बाई 3, यहाँ भी हमने एप्सिलॉन बाई 3 लिखा, क्योंकि आगे हमने इन सबको ऐड करना है तो वो एप्सिलॉन रह जाएगा। अदरवाइज अगर आप एक को एप्सिलॉन 1 लिखते हैं, एप्सिलॉन 2 लिखते हैं, तो कोई मजाइका नहीं है। यहाँ एप्सिलॉन 2 कर लें, इसको उसको एप्सिलॉन 1 कर लें, तो तीनों रियल नंबर्स की एडिशन भी एक रियल नंबर ही हो जाए, उसको कोई तीसरा नाम लिख दे दीजिएगा, एप्सिलॉन 3 कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो उसमें वो नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें हर्ज नहीं है तो इसलिए हम यहाँ प्रूव करने के लिए इसको लिख लिया, और वरना जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ऐसा ही आपके पास एक रियल नंबर हो। सो चूंकि एन नॉट भी एक नेचुरल नंबर था जो ऊपर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, और यहाँ Cauchy सीक्वेंस के लिए एक नेचुरल नंबर n1 एग्जिस्ट करता है। इन दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों में से कोई एक मैक्सिमम होगा, सपोज n2 मैक्सिमम है, n नॉट मैक्सिमम होगा या n1 मैक्सिमम होगा, दोनों में से n नॉट या n1 कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ n2 लिखा गया है, लेकिन कोई भी एक इनमें से आप लिख सकते हैं। फॉर ऑल आई जे ग्रेटर इक्वल टू n2 इम्प्लाइज दैट, अब करने क्या लगे हैं, करने ये लगे हैं कि ये जो सीक्वेंसेस बन रही है ना रियल्स की, एक्स आई माइनस एक्स जे मॉड, ये चेक करने लगे हैं क्या ये Cauchy सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये नंबर्स हैं, असल में ये रियल नंबर्स है, वहाँ क्या थी, वो सीक्वेंसेस की सीक्वेंस थी, यहाँ रियल नंबर्स की सीक्वेंस आ रही है। तो एक्स आई माइनस एक्स जे मॉड कैन बी रिटन एज एक्स आई माइनस एक्स आई एन नॉट, यानी का किया क्या है, इन दोनों पॉइंट में एक्स आई एन नॉट को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, इसी तरह से एक्स जे एन नॉट को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है।
एंड वी कैन अप्लाई जनरलाइज्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो शुरू में हमने की थी कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की हेल्प से, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को ही जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई से भी दो पॉइंट के दरमियान अगर आप फाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं, तो फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है सबके लिए अलग-अलग हो जाएगी। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू xi माइनस xi n नॉट प्लस x, ये सेपरेट कर दिया xi n नॉट माइनस xi n नॉट प्लस x। अब देखें फर्स्ट वाली मॉड, लास्ट लाइन में फर्स्ट वाला मॉड और लास्ट वाला मॉड सेम ही बात है, ठीक है। xi माइनस xi n नॉट है और इधर क्या है xj n नॉट, सिर्फ i और j का फर्क है जो कि 1 2 3 so on कुछ भी हो सकते हैं। लिहाजा उन सब के लिए इनइक्वालिटी 1 में आप देखें ये किससे मॉड किससे लेस है, एप्सिलॉन बाई 3 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट लाइन में है फर्स्ट मॉड ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा, लास्ट वाला भी एप्सिलॉन बाई 3 होगा, जो दरमियान वाला है xi n नॉट माइनस xj n नॉट मॉड ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा। ये जगह भी हमने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई की थी इनके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज वी कैन राइट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और दस एक्स आई इज अ कॉची सीक्वेंस इन आर। तो ये चूंकि रियल या कॉम्प्लेक्स की कॉची सीक्वेंस मारी थी, पहले आप सीक्वेंसेस की सीक्वेंस थे, यहाँ पर नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंस है जिसको प्रूफ कर दिया, बल्कि प्रूफ हो गया है पिछली इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए कि एक्स आई जो कॉची सीक्वेंस बन जाती है आर में या सी में। चूंकि आर और सी दोनों कंप्लीट हैं, लिहाजा दोनों केसेस में जो भी हो एक्स आई जो कि इक्वल टू एक्स है, जो शुरू में आपने इसको लिखा था कि एक्स जो है वो एक एक्स आई सीक्वेंस होगी एल इन्फिनिटी में, वो क्या हो गई है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन गई, क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस हो गई ना, तो हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, लिहाजा ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई एंड हैंस इन सी, ठीक है। तो अब ये C में को बिलोंग कर रही है, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस C में ही पड़ी हुई हैं। लिहाजा ये जो सीक्वेंस, ये जो X पॉइंट था आपने कहा था ये C का लिमिट पॉइंट है, अब यहाँ पर आपने इसको प्रूफ कर दिया कि ये C को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्वेंस बन गई है जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस बन गई है, लिहाजा ये अब कन्वर्जेंट है, लिहाजा अब ये C को बिलोंग करेगा। Thus C is closed subspace of L infinity, hence C is complete। तो इस तरह से आप ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए कि जो C है स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस रियल और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस इज क्लोज्ड हेंस इज कंप्लीट। यहाँ लिखा हुआ एंड पे दिस इंप्लाइज C इज बनार्क स्पेस। C बनार्क स्पेस भी है, अभी आप नेक्स्ट पढ़ लेंगे, कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस को बनार्क स्पेसेस कहते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि वहाँ डी यूज कर सकते हैं या नॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, सेम ही है, डी और नॉर्म की डेफिनेशन वही है इसमें इसके अंदर। तो लिहाजा नॉर्म स्पेस भी ये होगी इस वजह से, और कंप्लीट हो गई है, लिहाजा ये वो होगी बनार्क स्पेस कहलाएगी। तो अब इससे आप वरी ना हो, लास्ट लाइन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अभी आप जब हम बनार्क स्पेसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पीछे से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलें। ये करेंगे स्पेस सी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन की स्पेस जो है, टाइम रन आउट हो रहा है। रीज्वाइन करें या कल ले लें 2 क्लासेस? स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? मैम अगर आज हम रीज्वाइन करते हैं तो फिर कल को एक क्लास होगी? मे बी एक में ही आपका काम कंप्लीट हो जाए। मैम इसकी अभी समझ नहीं आई, इसको नहीं समझ आए, चले आप इसको देखें, अभी क्लास ऑन ही है, आप कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आगे नहीं करवाती, कल हम 2 ले लेंगे क्लास। ओके मैम। आप इसको करें, ये सामने खुला हुआ है, कोई चीज़ नहीं आपको समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें, इसको बता दें क्या है मैम, इसकी समझ नहीं आई। क्या चीज़? मैम क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिपीट कर दें। इस क्वेश्चन को 5 को
क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट हमने ये प्रूव करना है स्पेस सी ऑफ ऑल कन्वर्जेंट रियल और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, ये है एक्चुअली सब स्पेस है एल इन्फिनिटी की, क्योंकि एल इन्फिनिटी में क्या है, स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं। ये है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की स्पेस। यू नो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो लिहाजा हर कन्वर्जेंट चूंकि बाउंडेड है तो ये एल इन्फिनिटी की क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। चूंकि एल इन्फिनिटी पर एक मैट्रिक स्पेस है, इस पर इंड्यूस मैट्रिक वही यूज कर लें एल इन्फिनिटी वाली, तो ये उसकी सब स्पेस कहलाती है। और सब स्पेस मैट्रिक है, बजाते खुद तो मैट्रिक स्पेस है, लेकिन एल इन्फिनिटी की सब स्पेस यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे ये कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रूफ है इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, ठीक है, इसका इनडायरेक्ट प्रूफ हम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट प्रूफ का मतलब ये है कि एल इन्फिनिटी को इन्वॉल्व करते हुए इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अलहदा से हमने सेपरेट कोई मीट्रिक नहीं डिफाइन की, हम इसके लिए इंड्यूस मीट्रिक एल इन्फिनिटी की ही यूज करते हुए इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये कंप्लीट है। ठीक हो गया, ये बात है। चूंकि ये एल इन्फिनिटी की सबस्पेस है, चूंकि ये एल इन्फिनिटी की सबस्पेस है, लिहाजा हम ये थ्योरम यूज करेंगे, मैट्रिक स्पेस का ये थ्योरम है, ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, अ सबस्पेस एस of a complete metric space X is complete if and only if S is closed in X। अब मैं यहाँ बोल रही हूँ सबस्पेस S of a complete metric space X, यहाँ complete लिखा नहीं गया, आप काइंडली इसको लिख लीजिए, जैसे ही आप इसको अपने को नोट्स बनाते हैं ना, उसमें आप ये थ्योरम लिखते हैं तो उसको आप लिख लीजिए कि सबस्पेस ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ S is closed। ठीक है, चूंकि हमने S को C को प्रूफ करना है, ये कंप्लीट है, और चूंकि ये एल इन्फिनिटी की सबस्पेस है, एल इन्फिनिटी कंप्लीट है, पीछे कर चुके हैं, पिछला इससे पिछला थ्योरम यही है जो मैंने कहा था, आप कर लें। ठीक है, वो कंप्लीट है, C को कंप्लीट प्रूफ करना है, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि C क्लोज्ड सबस्पेस है एल इन्फिनिटी की। ठीक है, ये प्रूफ कर देंगे तो बाय दिस थ्योरम C ऑटोमेटिकली विल बी कंप्लीट। ओके, तो अब बात ये है कि इसको चूंकि हमने प्रूव करना है ये इसका क्लोज्ड है, तो क्लोज्डनेस की डेफिनेशन यूज करेंगे। क्लोज्ड सबसेट क्या होता है किसी भी मैट्रिक स्पेस या किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का? अ सबसेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली क्राइटेरिया क्या है इसको कंप्लीट प्रूफ करने का, कि हमने इसको क्लोज्ड प्रूफ करना है। क्लोज प्रूफ करने का क्राइटेरिया क्या है कि हम ये प्रूफ करें कि इसके सारे लिमिट पॉइंट इसी को बिलोंग कर रहे हैं, सी के। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या किया, एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लिया एक्स सी का। ठीक है, अब इसका लिमिट पॉइंट है, हमें नहीं पता ये इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यही असल में हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आया कि इसको बिलोंग कर रहा है, अगर करेगा तो क्लोज हो जाएगा। अब चूंकि आप लिमिट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि लिमिट पॉइंट्स किसी सेट के हमेशा उसी सेट को बिलोंग नहीं करते, हाँ अलबत्ता वो क्लोज होगा तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये लिमिट पॉइंट है सी का, ये एलिमेंट x जो है ये एल इन्फिनिटी को भी बिलोंग करेगा लाजमी, सी को तो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, लेकिन एल इन्फिनिटी को तो कंफर्म करता है ना, तो एल इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है, तो एल इन्फिनिटी का बाउंडेड सीक्वेंसेस की स्पेस है, लिहाजा ये x जो है एक बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी। और चूंकि x जो है वो c का लिमिट पॉइंट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सीक्वेंस इन c व्हिच कन्वर्जेस टू दिस पॉइंट x। क्योंकि x जो है वो c का लिमिट पॉइंट है, c के अंदर एक सीक्वेंस लाजमी होगी जो इस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, यानी x को, यानी हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xp लाजमी, क्योंकि x अगर लिमिट पॉइंट है देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सीक्वेंस इन c सच दैट लिमिट p अप्रोचेस इन्फिनिटी xp इक्वल टू x। ये वही एग्जांपल वो छोटी सी मैं आपको याद रखने के लिए बार बार बता देती हूँ, 1/n वाली। 1/n एक सीक्वेंस है 0 to 1 स्पेस में, जहां 0 ओपन है 1 क्लोज है। ठीक है, अब 0 जो है वो इस स्पेस का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 1/n इसको कन्वर्ज कर रही है। ठीक होगी ना बात, तो ये वो चीज है। अब वो क्लोज तो नहीं है, अब अगर तो 0 को बिलोंग भी करे, ठीक है ना, तो वो क्लोज्ड है, दोनों साइड से क्लोज हो जाएगा, क्लोज इंटरवल बन जाएगा, तो क्लोज इंटरवल क्लोज साइड से होते हैं। ठीक हो गया, तो ये बात ही यहाँ पर हम कर रहे हैं कि लिमिट p अप्रोचेस इन्फिनिटी x p इक्वल टू x होगा। हेंस गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, क्योंकि अब xp एक कन्वर्जेंट